प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम जो आपको पाठ पढ़ाने जा रहे हैं वह वितान भाग 1 से लिया गया है। इस पाठ का नाम है आलो अंधारी। इसे लिखा है बेबी हालदार ने। इसे मूलतः बांग्ला भाषा में लिखा गया है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद किया है अनुवादक प्रबोध कुमार। लेकिन इस अनुवाद की विशेषता ये है कि उन्होंने शब्दों को जो का तो बांग्ला से हिंदी में लिखा है, लेकिन उसकी रूह को, उसकी आत्मा को, उसके भावों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं आलो अंधारी नामक पाठ की। बेबी हालदार जो एक साधारण सी काम वाली है, काम वाली बाई है, काम करती है घरों में जा जाकर। उसके जीवन की एक तरह से कह सकते हैं कि गाथा है ये। वह गाथा है जो उसने अपने होश संभालने के बाद और तब तक जब तक वो तातूस के पास रही तब तक की गाथा इसमें पढ़ने को मिलती है। ये कहानी दर्शाती है कि भले ही वो पारिवारिक नौकरानी है, लेकिन नौकरानी होते हुए भी उसके अंदर जो हुनर था उसने उसको नहीं छोड़ा है। हुनर था लेखन प्रतिभा का। इसीलिए आलो आंधारी बेबी हालदार के जीवन के संघर्षों का एक लेखा जोखा है। इस पाठ का हम सार रूप में हम आपको बताएंगे आज कि इस पाठ में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। सबसे पहले तो जब ये पाठ शुरू होता है तो पाठ में आप पहले ही पैराग्राफ में जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें लेखिका आती है, काम छोड़ दिया उसने एक घर से दूसरे घर में, अभी काम मिल नहीं रहा है, इसलिए उसको ये दिक्कत है, इस चिंता है कि कैसे उसके घर का किराया चलेगा, कैसे वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकेगी। इसलिए उसने आस पड़ोस के लोगों को बोल रखा है कि अगर कोई काम है तो उसे बताएं। इधर से एक सुनील है जो ऑटो चलाता है, उसको भी उसने बोला हुआ है कि अगर कोई काम है तो उसे बताए। बार बार पूछता है सुनील भी कि क्या उसे कोई काम मिला है, तो वो कहती है नहीं। लेकिन यहाँ पर एक तथ्य भी उभर कर आता है कि अगर महिला अपने परिवार से अलग रहती है तो समाज उस पर किस प्रकार की बातें, किस प्रकार की उंगलियां उठाता है। जैसे इसमें कहा है, अकेली रहती हो तो तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, तुम कितने दिनों से यहाँ हो, तुम्हारा स्वामी वहां क्या करता है, तुम क्या यहाँ अकेली रह सकोगी, तुम्हारा स्वामी यहाँ पर क्यों नहीं आता। ये सब बातें दर्शाती हैं कि सामाजिक जो व्यवस्था है वो ये कि महिला इस किस प्रकार जो है वो पुरुष के बिना रह सकती है, ये दर्शाता है। लेकिन बेबी हालदार इन बातों पर ध्यान नहीं देती है, उसे सिर्फ अपने काम से मतलब है। वो इन बातों पे ध्यान न देकर सिर्फ अपने काम की और जो है वो ध्यान देती है। हर कोई पूछता है कि क्या काम मिला है, नहीं मिला, नहीं मिलने पर उसकी सहानुभूति की जो आवाजें, चुप चुप की आवाजें, उसको निकालते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद लेखिका को काम मिलता है। काम मिलता है सुनील नाम का जो 30-32 साल का जो मोटर चलाता है लड़का, उसकी पहचान से काम मिलता है और वो उसको लेकर जाता है तातूश के घर, लेखक के घर। और लेखक के घर लेकर जाता है तो वो फटाफट उसके साथ बैठकर चली जाती है। लेकिन अभी जो है ना, पैसे की बात ना तो तातूश करते हैं। तातूश वो व्यक्ति हैं जिसके घर बाद में जो बेबी हालदार काम करती है। तो उसके बाद वहां जाते हैं, कोई भी कोठी के बारे में पूछते हैं कि पिछली कोठी में कितने दिन काम किया, तो बताती है कि 1.5-2 सप्ताह काम किया। उसके बाद अगले दिन काम पर आने के लिए बोलती है। जैसे ही अगले दिन काम पर आती है तो वहां से एक 35-40 वर्ष की एक विधवा औरत काम से निकल रही होती है। तातुस उसको घर के अंदर लेकर जाते हैं। उससे जो पुरानी काम वाली है, जो एक विधवा औरत है, उसको साफ साफ मना कर देते हैं। इसके बाद जो विधवा औरत है वो बहुत गुस्से में आती है और गुस्से में आकर वो कहती है, उसे गालियां भी देती है। तब बेबी हालदार कहती है कि अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो या तुम मुझे यहाँ काम करती है तो मैं कभी भी यहाँ पर काम नहीं करने के लिए हाँ नहीं करती। लेकिन वो कहती है कि तुम ऐसा कहो, ये बातें तुम जाकर अपने मालिक को कहो ताकि उसकी जो है वो नौकरी बच सके। और
इसके बाद वो गालियां देकर बोल बाल के वहां से चली जाती है। इस प्रकार बेबी हालदार कहती है कि मैं कितने बजे आऊं? तब तातुश कहते हैं कि मैं सवेरे जल्दी उठ जाता हूँ, तो जितनी जल्दी हो सके तुम इतनी जल्दी आ सकते हो। इसी बीच अ, जो है वो सवेरे आती है 6 साढ़े 6 बजे के करीब, घर का काम करती है और खाना बनाकर टेबल पर रखकर चली जाती है। इसके बाद वो अपने घर का काम करती है, अपने बच्चों को देखती है, अपने परिवार को देखती है। इस प्रकार जो है वो अ, अपना काम कर रही है, लेकिन उसे चिंता है कि अगर एक घर और मिल जाए तो उसके घर का परिवार का गुजारा सही हो जाए, क्योंकि वहां पर उसे 500 रुपये घर का किराया देना पड़ रहा है। इसीलिए लेखिका पहले मकान का किराया अधिक है, इसी कारण लेखिका ने दूसरा मकान ढूंढ लिया है। नए घर का किराया तो कम है मगर असुविधाएं अधिक है, क्योंकि वहां पर शौच जाने के लिए शौचालय नहीं है। लेकिन वो तय करती है कि जब और लोग ऐसे रह सकते हैं तो वह भी ऐसे गुजारा कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर उसे पैसे कम देने हैं। क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि उसे चिंता थी कि वह किस प्रकार घर का किराया देगी, किस प्रकार बच्चों का पालन पोषण करेगी। अगर ऐसे में उसे एक घर में और काम मिल जाता तो उसका काम बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। अब उसे अपने बच्चों की चिंता रहती है। तातुस का जो उसके प्रति व्यवहार जो है ना बहुत अच्छा है। उसे अपने बेटे की तरह व्यवहार करता है। वो कहता है कि तुम ये मत सोचना कि तुम यहाँ अकेली हो, इस बात की चिंता मत करना, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे तातुश कहते हैं तो तुम भी तातुश कहकर बुला सकती हो। इसके बाद बेबी हालदार उन्हें तातुश कहकर बुलाती है। उनका एक लड़का है जो उनके पास ही रहता है, वो लेकिन बोलता नहीं है। बेबी हालदार ये भी बताती है कि वो इतना चुप रहता है कि कभी उसे चाय बनानी हो तो कभी चाय बनाने के लिए नहीं कहेगा, वह आकर स्वयं चाय बनाकर ले जाएगी। वो किसी से भी बातचीत नहीं करती है। ऊपर जो है वो डस्टिंग करती है, तो एक दिन ऊपर जा रही होती है तो उसमें बहुत सारी किताबें हैं, किताबों की जो है रैक लगी हुई है। वो सोचती है कितनी सारी किताबों को कौन पढ़ता होगा। तब एक दिन सफाई कर रही होती है तो तातुश भी वहां पहुंच जाते हैं। तो एक मराठी पुस्तकों को उलट पुलट कर देख रही है तो तातुश देख लेते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम पढ़ना लिखना जानती हो? तो कहती नहीं, बस मैं 5 से 7 पढ़ी हुई हूँ, 6 या 7वीं तक पढ़ी हुई हूँ, इसलिए बहुत कुछ नहीं जानती हूँ। तो इसके बाद वो कहता है कि एक मराठी की किताब, सॉरी, बंगाली की किताब उसको दे देता है और कहते घर जाकर पढ़ना लिखना। जब वो पढ़ने लिखने के लिए कहते हैं वो जाती है अपने घर, तो किताब पढ़ते देख कर लोग उसे देखते हैं, बड़ी अचरज भरी निगाहों से देखते हैं। तो वो फिर अपना दूसरों का परवाह न करके अपना काम जारी रखती है। कभी कभी बेबी हालदार कहती है कि कभी कभी मुझे तातुश की नजरों से लगता है कि वो मुझसे बड़ा स्नेह करते हैं। तो उन्हें लगता है कि इस लड़की को किस कर्म की सजा मिली है कि जो 4 4 बच्चों को लेकर अकेली पाल रही है। ऐसा लगता है कि उनकी आंखों से बेबी हालदार के लिए स्नेह टपकता रहता है, और उनसे इसीलिए उनसे अपनी जो पारिवारिक बातें भी करने लगते हैं। तो एक दिन उससे जो है उसका दिनचर्या पूछते हैं। दिनचर्या पूछते हैं तो वो बताती है कि सवेरे यहाँ पर आती है, उसके बाद खाना खिलाती है, बच्चों को नहलाती धुलाती है, और खाना खिलाना सुलाने के बाद वह जो है रात को भी फिर यही कार्यक्रम दोबारा से रिपीट होता है, और फिर वह अगले दिन काम के लिए निकल पड़ती है। तो तातुश कहते हैं कि अगर तुम दूसरे घरों में काम करोगी तो अपने बच्चों को कैसे पालोगी? तो कहती है कि अ, तातुश इसी में से समय से ही निकालना पड़ेगा। तब कहते हैं कि मैं तुम्हारा भाई भी हूँ, बंधु भी हूँ, माता भी हूँ, पिता भी हूँ, तुम बेहिचक मुझसे बात कर सकती हो। तो वो कहता है कि मेरा जो है बड़ा बेटा आने वाला है, और बेटा बेटा मतलब तुम्हारा भाई। अ, जब वो घर बदलती है, जो घर बदलने वाली जो घटना जिसका वर्णन हमें जिक्र हमने पहले किया था, जब घर बदलने की घटना का अ, पता चलता है तातुश को, तो बुरा मानते हैं। कहते हैं अगर सुनील ने मुझे ना बताया होता सर, और मैं दूध लेने गया था, अगर सुनील मुझे ना बताता तो मुझे कैसे पता चलता। इसमें बेबी हादार अचरज में पड़ जाती है कि आ, सुनील को कैसे पता लगा कि मैंने घर बदला है। इसका उत्तर स्वयं तातुश दे देते हैं कि एक दिन सुनील तुमसे मिलने तुम्हारे पुराने घर मिला था, तो लोगों ने बताया कि तुम वो घर छोड़ बहुत पहले छोड़ चुकी हो, और इसीलिए वो मेरे पास आया था कि क्या मैं यहाँ काम करती हूँ, उसने यहाँ पर भी छोड़ दिया है। इसके बाद उसे पढ़ने लिखने के लिए मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि
तुम भी बहुत कुछ कर सकती हो, पढ़ सकती हो। तब एक दिन उससे पूछते हैं कि तुम्हें किसी लेखक का नाम पता है? तो बेबी हालदार कहती है, जी हाँ, रविंद्र ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरतचंद्र, सत्येंद्रनाथ दत्त, सुकुमार राय। अब ये पढ़कर जो है ना, ये सुनकर तो उसको विश्वास ही नहीं होता। उस चीज पर बड़े प्रेम से वो हाथ फेरते हैं और उसे कहते हैं कि पढ़ने लिखने का शौक है तो क्यों एक किताब उसको पढ़ने के लिए दे देते हैं। बेबी की पुस्तकों के प्रति रुचि थी, इसलिए वो किताबों की ओर जो है वो चल पड़ती है। अब लेखिका के जो है ना वो अकेला के बच्चों के साथ अकेले रहना समाज के लोगों को सहन नहीं हो रहा है। अक्सर उसे छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं। लोगों की बेमतलब की बातों से वो परेशान होने लगी है। इस नए घर में आके उसे किराया तो कम है, लेकिन यहाँ के लोग उसे ज्यादा परेशानी कर रहे हैं। बाथरूम न होने के कारण कई बार परेशानियां भी होती है। मकान मालकिन उसे बेवजह टोकती रहती है। मकान मालिक का लड़का उसे शरारत करने की कोशिश करता है। हम पहले भी कह चुके हैं कि किस प्रकार एक महिला को कैसा संघर्ष करना पड़ता है। ये सब बातें देखने में यहाँ पर आती है। लेखिका तातुस के घर में, तातुस को जब पता चलता है कि बेबी बेघर हो गई है, तो उन्होंने उसे रहने के लिए घर में किराया दे दिया और तातुस घर में लेखिका का जीवन चलने लगा। दोनों बच्चों को ठीक से खाना मिलने लगा। तातुस का बहुत ख्याल रखते। उनमें से कोई भी बीमार हो जाता तो दुआ का प्रबंध भी करते। इस प्रकार देखते हैं कि एक सज्जन व्यक्ति तातुस जो है उसके जीवन को किस प्रकार संवारने लगा है। अब लेखिका का को बड़े लड़के की फिक्र होती है। लेखिका बेबी हालदार का बड़ा लड़का कहीं चला गया है। उसे चिंता रहती है कि वो कहाँ गया होगा। उसका मन उदास हो जाता है। उदासी तातुस को सहन नहीं होती। उन्होंने उसके लड़के की खोज करनी शुरू करते हैं। तातुस के कारण उसके बड़े लड़का से मिल पाता है। तातुस ने उसे वहां से निकालकर दूसरी अच्छी जगह पर काम दिलवा दिया। लेखिका सोचती है कि तातुस पिछले जन्म में जरूर उसके बाबा रहे होंगे, क्योंकि तातुस उसके जो जो लेखक है, लेखिका सोचती है कि तातुस उसके जन्म में बाबा रहेंगे, क्योंकि तातुस जो है वो उसके बच्चे भी उसको तातुस ही बोलते हैं। इसलिए लेखिका को भी कहा था, उसने बेबी हालदार को भी कहा था कि अगर तुम चाहो तो उसको आप तातुस बोल सकती हो। तातुस के छोटे लड़के अर्जुन दा के दो मित्र और यहाँ पर आके रहने लगे। लेखिका का काम तो और भी बढ़ गया। मगर दोनों जो लड़के जो बाहर से आए, उनका व्यवहार इतना अच्छा है, खुशी खुशी सारा काम करती है। नए आए लोग भी उसे अपने जैसे व्यवहार करते हैं। बेबी के बच्चों का ख्याल रखते हैं। बेबी के बच्चों की पढ़ाई लिखाई के विषय में अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं। अब तातू सोचते हैं कि सारा दिन ये लड़की घर में काम करती रहती है, थक भी जाती होगी। उन्होंने उससे कहा कि तुम रोजाना सवेरे शाम पार्क जाया करो, घूम लिया करो, ताकि तुम्हारा मन थोड़ा बहल जाए। बच्चों का मनोरंजन भी होगा और तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। इस प्रकार पार्क में जाना शुरू कर देती है। पार्क में नए नए लोगों से मुलाकात होती है। एक बंगाली लड़की से उसकी पहचान भी हो जाती है। मगर कुछ दिन बाद वह लड़की चली जाती है। उस लड़की के चले जाने के बाद वह अपरिचित लोगों के दुर्व्यवहार के कारण लेखिका वहां पर जाना बंद कर देती है, पार्क में जाना। अब लेखिका को किताबें पढ़ने का, अखबार पढ़ने का, अब क्योंकि तातुस ने कहा था कि ये कलम लो और इससे लिखो, और आपके जीवन में जब से आपने होश संभाला क्या क्या परिवर्तन आए हैं उसको भी तुम लिख सकती हो। कागज और कलम देकर इसको लिखने के लिए कहा है। लेखिका को किताबें पढ़ने का, अखबार पढ़ने का बड़ा शौक है। वो लगातार लिखती रहती है। तातुस जोर देकर कहते हैं कि उसका उत्साह वर्धन करते रहते हैं। वो अपने जीवन की हर घटना को कागज पर उतारना शुरू कर देती है। घर में इतना व्यस्त रहती है, इतनी व्यस्त दिनचर्या के बीच में भी वह समय निकाल ही लेती है और कोलकाता और दिल्ली के तातुस के दोस्त भी लगातार लेखिका का उत्साह बढ़ाने में लगे रहते हैं। कोलकाता के मित्र लेखिका की इन बातों को देखकर उसे आशापूर्ण कहकर पुकारते हैं। व्यस्त कामों के बीच लिखने के लिए समय वह निकाल ही लेती है। लेखिका उन्हें जेठू कहकर संबोधित करने लगती है। कोलकाता की एक अध्यापिका शर्मिला भी लेखिका का उत्साह बढ़ाती रहती है। बाबा से मिलन, एक दिन अचानक लेखिका के बाबा उनसे मिलने आ पहुंचते हैं। लेखिका के बाबा अपने पिता। उनके आने से उसे पता चलता है कि उनकी माँ का निधन हो गया है। उनके भाइयों को पता था, मगर उन्होंने बताया नहीं। लेखिका काफी देर अपनी माँ की याद करके रोती रही।
बाबा ने उसके बच्चों से भेंट की, उसे समझाया कि वे अपनी माँ का ख्याल रखें। लेखिका का पत्र व्यवहार शुरू हो जाता है। लेखिका का कोलकाता और दिल्ली के मित्र से पत्र व्यवहार शुरू हो जाता है। पत्रों के माध्यम से वो एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। शर्मिला दी, क्योंकि वो सब लेखक के जानकार हैं, तातुस के सब ये जानकार हैं, उनसे पत्र व्यवहार शुरू हो जाता है। शर्मिला दी तरह तरह के उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करती हैं। लेखिका को सजना कभी कभी शर्मिला दी यह भी पूछती है कि सजना सवरना कैसा लगता है। ये भी वो कहती हैं कि जब हम कभी मिलेंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। इस प्रकार की बातें जो है वो कहती रहती है। वो सोचती है कि अगर तातुस से मिलते तो उसका जीवन कहाँ होता। वो तो एक ऐसे फरीदाबाद जैसे शहर में आकर बसी, बाद में वो गुड़गांव चली गई, तो गुरुग्राम चली गई। उसे अब ये महसूस होता कि अगर ये मेरे जीवन में ना होते, अगर तातुस मेरे जीवन में ना होते तो मेरे जीवन में कितना, ये जहां तक आज मैं पहुंची हूँ वो कभी भी ना पहुंचती। लेखिका के जीवन में इतनी कभी शांति नहीं आई थी। पति के अत्याचारों के कारण उसे घर छोड़ना पड़ा। बच्चों को लेकर वह गुरुग्राम फरीदाबाद आई, और फरीदाबाद के वो गुरुग्राम जो आज पहले गुड़गांव था, वो बाद में आज इसे हम गुरुग्राम के नाम से जानते हैं। लेखिका के जीवन में इतनी शांति कभी नहीं आई थी। तातुस के घर में आके उसका जीवन पूरी तरह से बदल ही नहीं गया था। मैं ये कह सकती हूँ कि पूरी तरह से बदल गया था। उसका बड़ा लड़का काम पर लग गया था, छोटा लड़का और लड़की विद्यालय में पढ़ते थे। वह स्वयं तातुस की छत्र छाया में लेखिका बन गई। आलो आंधारी नाम से जो शीर्षक लिखा है, ये बंगाली भाषा में लिखा गया है। लेखिका सोचती है कि अपनों से बिछुड़ कर कैसे जिया जा सकता है, मगर अब उसने जीना सीख लिया है। तातुस के साथ वो इतनी घुल मिल गई है कि उन्हें हर समय परेशान करती रहती है। इस शब्द का अर्थ क्या है? इस तरह लेखिका के आने से तातुस के जीवन में भी बाहर आ गई है। उन्हें भी बेबी और उसके बच्चे अच्छे लगने लगे हैं। कभी कभी तातुस अपने जिज्ञासा से परेशान हो जाते हैं तो कहते हैं, जाओ बच्चों को तैयार करो, कोई काम धाम करो। क्योंकि सीखने की जो ललक है वो बेबी हालदार में बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा है कि कभी व्यस्त होते हैं तातुस, तातुस उसको तंग आकर कह देते हैं कि चलो कुछ और भी काम करो। आखिरी वह दिन आ ही जाता है आखिर में कि जब लेखिका की लिखी हुई लेखन कला को पत्रिका में जगह मिलती है। लेखिका को पत्रिका मिलती है, उसकी रचना छपी जिसका शीर्षक था आलो आंधारी बेबी हालदार। लेखिका इतनी खुश थी, इतनी प्रसन्न थी कि सारा काम धाम उसने छोड़ दिया और सभी लोगों को अपनी रचना दिखाती हुई घूम रही है। और मन में तातुस के प्रति कृतज्ञता, उपकार भरा हुआ कि तातुस ने उसके जीवन को बदल दिया है, ये मन में विचार लेकर वह तातुस के चरणों को छू लेती है। और इस प्रकार इस एक तरह से कह सकते हैं आत्मकथा का अंत हो जाता है।